हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिसका एग्जामिनेशन 2025 में होने वाला है, आपने यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को रखा है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का ये ब्रह्मास्त्र 2.0 क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विशेष तौर पर बात करें बच्चे, तो आज की जो ये क्लास है यह माइनर और एमडीसी पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिस बच्चों का माइनर और एमडीसी पेपर में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो आप लोग क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वैसे मेजर पेपर में भी आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की जो क्लास मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, यूट्यूब के इतिहास में आप देख सकते हो कि भाई साहब ऐसी क्लास जो है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो बस आप लोगों को शिद्दत से क्लास को देखना है। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथ में अपने सभी दोस्तों को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। आज आप थक जाओगे, लेकिन मैं थकने वाला नहीं हूं, क्योंकि बस एक क्लास में मैं पूरी सोशियोलॉजी का भंडारा खत्म करने वाला हूं। ठीक है बच्चे, जिसमें आपको काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ देखने को मिलेगा। कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे और मोस्ट बीवीआई जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए रहने वाला है, हम ये सारे प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार भाई साहब आप लोग दबा के शेयर तो कर दो, जरा सा फटाफट से शेयर कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाना और अपने ब्रेन को थोड़ा सा जो है ना एकदम फ्री कर लो, क्योंकि अभी मैं आपको इतनी चीजें आपके ब्रेन में भरने वाला हूं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विचार अमूर्त है, यह कथन विद्वान का है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है प्यारे बच्चे, सामाजिक विचार जो है यह अमूर्त है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन क्या क्या है देखिए ध्यान से। बेवलिन है, इसके बाद मैक्स वेबर है, ऑगस्ट कॉम्टे है और इसके बाद जो है बच्चा बोगार्डस है। तो आपका जो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यह स्टेटमेंट जो है बोगार्डस साहब के द्वारा दिया गया था कि सामाजिक विचार जो है यह क्या है, अमूर्त है। अब देखिए इस तरह का स्टेटमेंट वाला प्यारे बच्चे आपको अनेरों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस, 10 में से लगभग 3-4 क्वेश्चंस भाई साहब आपको देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस क्या क्या बनाए जा सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, बच्चे किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक विज्ञान की, या फिर कहे तो सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समाज शास्त्रों की बात कर रहे हैं। तो समाज शास्त्र के लिए कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखना है। जैसे हम बात करेंगे समाज की, ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चे? समाज की बात करेंगे। तो देखो समाज जो है एक प्रकार का सामाजिक जाल है। क्या है बच्चे? समाज जो है एक प्रकार का सामाजिक जाल है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे किसके द्वारा दिया गया है? तो मैकाइवर और पेज के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा बच्चे? मैकाइवर और पेज साहब के द्वारा क्या कहा गया? तो समाज जो है एक प्रकार का सामाजिक जाल होता है। फिर देखिए आगे यहां पर अगर हम समाज शास्त्र की बात करते हैं, तो समाज शास्त्र जो है यह समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, समाज शास्त्र क्या है? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। और यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे किसके द्वारा दिया गया? पेपर में कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे आपके किसके द्वारा दिए गए हैं? तो आप कहोगे सर गिडिंग्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा बच्चे? गिडिंग्स के द्वारा कहा गया कि समाज जो है, ठीक है, या समाज शास्त्र जो है यह समाज का क्या है? तो एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। आगे देखेंगे समाज शास्त्र को जो है समाज का विज्ञान किसने कहा है? पूछा जा सकता है ना। समाज शास्त्र जो है यह समाज का विज्ञान है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया बच्चे? तो आप कहोगे सर यह स्टेटमेंट वार्ड साहब के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट यहां से याद रखेंगे आप लोग। क्या क्या है स्टेटमेंट बच्चे? सबसे पहला तो आपने देखा यहां पर कि समाज जो है क्या है? एक प्रकार का सामाजिक जाल है, और यह स्टेटमेंट आपके मैकाइवर और पेज के द्वारा दिया गया। इसके बाद देखिए समाज शास्त्र जो है यह समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो गिडिंग्स के द्वारा कहा गया। आगे देखेंगे तो आपका जो है समाज शास्त्र जो है यह समाज का विज्ञान है, यह वार्ड के द्वारा कहा गया। चलिए इस तरह से कुछ और भी स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, देखिए और भी स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका जो सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र है। ठीक है, समाज शास्त्र को 2 भाषाओं का, ठीक है, 2 भाषाओं का अवैध संतान किसने माना है? 2 भाषाओं का अवैध संतान। ठीक है,
समाज शास्त्र को क्या माना गया बच्चे? दो भाषाओं का अवैध संतान माना गया है। और यह किसके द्वारा माना गया? तो आप कहोगे गुरुजी यह स्टेटमेंट जो है यह दिया गया है आपके रॉबर्ट बारस्टीड के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट बारस्टीड के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी, तो आगे यहां से क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे समाज शास्त्र जो है यह समाज का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? समाज शास्त्र जो है यह आपके समाज का अध्ययन है। और यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो जॉनसन के द्वारा। इसमें मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जो आपसे पेपर में निश्चित पूछा जाएगा, उसको भी आपको अच्छे से देखना है। आगे देखेंगे तो और भी स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, जैसे आपका समाज शास्त्र जो है यह सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, समाज शास्त्र क्या है बच्चे? यह सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन है। और यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो समाज शास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन है, यह बताया था आपके वेबर साहब ने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे यहां पर और भी कई सारे स्टेटमेंट बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि समाज शास्त्र जो है यह सामूहिक प्रतिनिधि का विज्ञान है। क्या है बच्चे? सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। तो आप क्या कहोगे? तो सर यह जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो यह दुर्खिम के द्वारा दिया गया। अब देखो इतने सारे स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं, इसमें आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेगा? तो जिसमें देखिए सबसे पहला बात याद रखोगे, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। यह किसके द्वारा कहा गया? वार्ड के द्वारा। आपसे यह पूछा जा सकता है। समाज जो है बच्चे, ठीक है, समाज शास्त्र जो है यह आपका क्या है? तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो कि गिडिंग्स के द्वारा। यह आपसे पूछा जा सकता है। फिर यहां से देखना बच्चे, तो आपका यहां पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे कि समाज शास्त्र जो है यह दो भाषाओं का अवैध संतान है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो रॉबर्ट बारस्टीड के द्वारा कहा गया। यह भी पूछा जा सकता है। इसके बाद समाज शास्त्र जो है सामाजिक अंतःक्रिया का क्या है? विज्ञान है। यह आपके वेबर साहब के द्वारा कहा गया। साथ में जो है समाज शास्त्र क्या है? तो एक प्रकार से सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। यह दुर्खिम के द्वारा कहा गया। तो यह सब स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहां से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए आधुनिक समाज शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है। आधुनिक समाज शास्त्र का बच्चे जो है आपका जनक किसको कहा जाता है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर आधुनिक समाज शास्त्र का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो ऑगस्ट क्या कहते हैं? कॉम्टे को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चे? ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। समझ गए? चलिए यहां से आगे देखेंगे तो आपका और भी कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि यहां पर ऑगस्ट कॉम्टे की बात करते हैं तो ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म जो है कब होता है? तो 1798 ईस्वी में इसका जो है जन्म होता है। कहां पर जन्म होता है बच्चे? तो आप कहोगे गुरुजी इसका जो जन्म है यह फ्रांस में होता है। कहां पर होता है भाई? फ्रांस में आपके ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म होता है। इसके बाद देखिए आगे यहां पर जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं इन्होंने समाज शास्त्र को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बच्चे? समाज शास्त्र का जो भी विषय रहा उसको दो भाग में बांटा। एक तो था आपका सामाजिक स्थितिकी। क्या था बच्चे? एक था आपका सामाजिक स्थितिकी और दूसरा था आपका क्या? तो सामाजिक गतिकी। ठीक है बच्चे, तो देखिए एक प्रश्न था और मैंने आपको कितने अलग अलग प्रकार के जो है यहां पर क्वेश्चंस बताए। साथ में आप यहां पर एक और चीज ध्यान रख सकते हो, जैसे देखिए आपका समाज शास्त्र जो है बच्चे इसको इंग्लिश में कहा जाता है सोशियोलॉजी। क्या कहा जाता है बच्चे? सोशियोलॉजी कहा जाता है। अब ये जो सोशियोलॉजी शब्द है, इस शब्द को जो है सबसे पहली बार, ठीक है, इस शब्द को जो है सबसे पहली बार इथोलॉजी किसने कहा था? ठीक है, इथोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी के जगह पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे सर जेएस मिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? जेएस मिल्स के द्वारा। अब इस तरह से पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपने देखा कि एक ही क्वेश्चंस था और एक क्वेश्चंस का कितना डिस्क्रिमिनेशन है। आपको ये सारे डिस्क्रिमिनेशन याद रखने, और मैं आपको आज के क्लास में बस इसी तरीके से सारी चीजें बताने वाला हूं, ताकि पेपर में कुछ भी पूछेगा ना बच्चा तो आपसे मिस्टेक नहीं हो, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डील कर सकोगे। अगर देखिए सेशन आपको हेल्पफुल लगती है ना प्यारे भाई, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब मैं भाई को नहीं कह रहा हूं, अपनी बहनाओं को भी कह रहा हूं। ठीक है, जितनी भी बहनाएं क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी बहनाओं को भी कहना है कि आप लोग भी जो है ना अपनी सहेलियों को भेजिए क्लास को, कि ऐसी क्लासेस प्यारे बच्चे आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि वैसे तो बहुत सारे क्लासेस हैं, लेकिन आप नजर उठा के देखिए कि क्या आपको हमारे जैसी क्लासेस देखने को मिलती है? बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। अब
देखिए मैं आपको एक पुस्तक के बारे में बताता हूं, जैसे कि क्वेश्चंस कहता है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। अब यहां पर मैंने एक पुस्तक का नाम लिखा है, लेकिन अभी देखो मैं आपको कितना ज्यादा पुस्तक बताने वाला हूं, और एक क्वेश्चन तो फिक्स कर लो, मैं आपको 7-8 पुस्तक का नाम यहां पर बताता हूं जिसमें से एक क्वेश्चन फिक्स कर लो, ठीक है। चलिए रिपब्लिक पुस्तक की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो आपका प्लेटो का रचना है। किसकी रचना है बच्चे? प्लेटो के द्वारा आपका रिपब्लिक पुस्तक लिखा गया है। चलिए आगे देखेंगे, जैसे कि हम लोग समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि समाज शास्त्र का जो पहला पुस्तक है बच्चे वो क्या है, ठीक है। समाज शास्त्र का सबसे पहला पुस्तक कौन सा है? तो आप कहोगे सर द सोसाइटी नाम का पुस्तक है। कौन सा पुस्तक है प्यारे बच्चे? द सोसाइटी नाम का पुस्तक है। या हो सकता है आपसे पेपर में पूछ ले, क्या पूछा जा सकता है? द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। क्या पूछा जा सकता है बच्चे? द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है ऑप्शन में? मान लीजिए ये ना दे, द सोसाइटी ना दे करके क्या दे देगा ऑप्शन में? द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो आपको यहां पर ये ऑप्शन टिक करना है, समझ गया ना। तो समाज शास्त्र का ये पहला पुस्तक है। जैसे देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं किसकी? द सोसाइटी नामक पुस्तक की। तो ये जो पुस्तक लिखा गया था प्यारे बच्चे 1876 ईस्वी में प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? 1876 ईस्वी में प्रकाशित होता है, ठीक है। और ये किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चे? इसको किसने लिखा था? तो आप कहोगे सर ये जो पुस्तक है द सोसाइटी नाम का पुस्तक, इसको लिखा हुआ था किसने? तो स्पेंसर साहब ने लिखा हुआ था, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर साहब जी के द्वारा लिखा गया। और ये भी पुस्तक जो है आपका द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी आपके स्पेंसर साहब की ही रचना है, समझे कि नहीं। तो इस तरह से पेपर में चीजें आपको पूछी जा सकती है। चलिए कुछ और पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी, क्या पूछेगा बच्चे? द साइकोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये जो पुस्तक है बच्चे ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पुस्तक प्यारे बच्चे आपके जो है जिन्स वर्ग के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बच्चे? तो जिन्स वर्ग के द्वारा लिखा गया द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी नाम का पुस्तक, समझे कि नहीं। आगे देखिए और भी पुस्तक के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपसे पेपर में कोई भी पुस्तक पूछा जा सकता है। और वैसे भी आप देखोगे कि सोशियोलॉजी में बच्चे बहुत सारे पुस्तकों की रचना की गई है ना। जैसे कि देखिए अगर हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सोशियोलॉजी इज इन आउट फॉर्म, ठीक है। सोशियोलॉजी इज इन आउट फॉर्म, ये जो पुस्तक है बच्चे किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर यह पुस्तक जो है यह निस्बेट के द्वारा लिखा गया, जेम्स निस्बेट के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि समाज शास्त्र का सिद्धांत नाम का पुस्तक किसने लिखा है ना? समाज शास्त्र, ठीक है। समाज शास्त्र का सिद्धांत नाम का जो पुस्तक है यह पुस्तक किसने लिखा है? तो आप कहोगे सर यह पुस्तक स्पेंसर साहब के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखेंगे, अगला यहां से क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। क्या बनेगा बच्चे? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नाम का जो पुस्तक है यह बच्चे किसके द्वारा लिखा गया है? तो दुर्खिम साहब के द्वारा लिखा गया है। और पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है? अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी नाम का पुस्तक किसने लिखा? सोशियोलॉजी नाम का पुस्तक किसने लिखा? तो आप कहोगे सर इसको लिखा गया था किसके द्वारा? तो ऑगबर्न और निमकॉफ के द्वारा। किसके द्वारा? ऑगबर्न और निमकॉफ के द्वारा। आप लोग सुनकर के चीजों को लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, जब तक पेपर है आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा कुछ और पुस्तक के बारे में आपको बताते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कल्चरल सोशियोलॉजी नाम का पुस्तक किसने लिखा? क्या पूछा जा सकता है बच्चे? कल्चरल सोशियोलॉजी नाम का पुस्तक किसने लिखा है? तो ग्लीन एंड ग्लीन ने। किसने लिखा है बच्चे? ग्लीन एवं ग्लीन ने लिखा है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे कुछ और पुस्तक के बारे में, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखा है? क्या पूछेगा? फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी। फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी नाम का पुस्तक जो है प्यारे बच्चे किसने लिखा है? तो आप कहोगे सर यह लिखा हुआ है जिसबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जिसबर्ट साहब के द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस पूछेगा कि द ह्यूमन ग्रुप नाम का पुस्तक किसने लिखा है? द ह्यूमन ग्रुप, ठीक है। द ह्यूमन ग्रुप नाम का पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? तो आप कहोगे सर होमेंस के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे यहां से क्वेश्चंस पूछेगा कि आपका जो है, जैसे कि आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नाम का पुस्तक किसने लिखा है? तो आप क्या कहोगे सर? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नाम का जो पुस्तक है यह पुस्तक जो है ट्यूमिन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा बच्चे?
ट्यूमिन के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कई सारे पुस्तक हैं। एक बार इसको रिकॉल कर ले हम। देखिए बच्चे, कैसे आप याद रखोगे इसको। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की हो जाती है। क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी की जो सबसे पहली पुस्तक है वो आपका क्या है, द सोसाइटी, जिसको किसने लिखा है, तो स्पेंसर ने लिखा है। द सोसाइटी के जगह आपसे पूछा आ सकता है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, स्पेंसर के द्वारा लिखा गया। द सोसाइटी नाम का जो पुस्तक है ये कब लिखा गया, 1876 ईस्वी में। इसके बाद आप देखोगे कि द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी नाम का पुस्तक किसने लिखा है, तो जिम्स वर्ग ने लिखा है। फिर देखेंगे आप यहां से क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे कि साइकोलॉजी इज इन आउट फॉर्म जो है पुस्तक किसने लिखा है, तो निस्बेट ने लिखा है। समाज शास्त्र का सिद्धांत पुस्तक किसने लिखा है, तो स्पेंसर ने लिखा है। फिर देखिएगा तो द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नाम का पुस्तक किसने लिखा है, तो दुर्खिम ने लिखा है। आगे अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी नाम का पुस्तक किसने लिखा है, तो ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने लिखा है। फिर देखेंगे आगे, देखिए क्वेश्चन है कि कल्चरल सोशियोलॉजी नाम का पुस्तक किसने लिखा है, तो ग्लीन एंड ग्लिन ने लिखा है। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी नाम का पुस्तक किसने लिखा है, तो जिस वर्ट ने लिखा है। और आगे देखेंगे बच्चा तो आपका द ह्यूमन ग्रुप नाम का पुस्तक किसने लिखा है, तो होमेंस ने लिखा है। और इसके बाद जो है आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नाम का पुस्तक किसने लिखा है, तो ट्यूमिन ने लिखा है। समझ गए ना। तो ये सारे पुस्तकों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि समाज शास्त्र का अध्ययन जो है सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वैसे ये क्वेश्चंस अगले साल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, इसलिए याद रखिएगा समाज शास्त्र का जो सबसे पहला बार जो है प्रयोग सर्वप्रथम जो है ये किस देश में प्रारंभ हुआ था। तो आप कहोगे गुरुजी सबसे पहला बार जो है अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। कहां पर बच्चे, अमेरिका में सबसे पहली बार प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था बच्चे, तो 1876 ईस्वी में। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था, 1876 ईस्वी में। अब देखिए यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि समाज शास्त्र को जो है व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया है। ठीक है, समाज शास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन है भाई, तो आप कहोगे सर दुर्खिम साहब को क्या माना जाता है, तो समाज शास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। इसके बाद यहां पर कुछ पुस्तकों के नाम आपको याद रखने, जैसे कि देखिए अगर पुस्तकों की बात करते हैं बच्चे तो आप याद रखोगे कि सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी नाम का जो पुस्तक है, सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, क्या है, सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, ये पुस्तक किसने लिखा है, तो ये जो पुस्तक है प्यारे बच्चे जॉनसन साहब के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, जॉनसन साहब के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे देखेंगे, यहां से कुछ और भी कई सारे यहां पर स्टेटमेंट बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं बच्चे तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जो आपका समाज शास्त्र है, ठीक है, जो आपका क्या है, समाज शास्त्र है बच्चे, यह समाज शास्त्र जो है यह सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन है, यह किसने कहा है, तो आप क्या कहोगे सर समाज शास्त्र जो है यह सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन है। यह स्टेटमेंट जो है सीमल साहब के द्वारा दिया गया, जॉर्ज सीमल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे यहां से एक और पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द सोशल ऑर्डर। क्या याद रखोगे, द सोशल ऑर्डर नाम का पुस्तक किसने लिखा, तो द सोशल ऑर्डर नाम का जो पुस्तक है प्यारे बच्चे यह बीर स्टीड के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, बीर स्टीड के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे, अगर हम आपसे समाज शास्त्र के क्षेत्र के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे बच्चे, समाज शास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वह क्या क्या हो सकता है, समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। तो देखिए यहां से अगर हम अध्ययन क्षेत्र की बात करेंगे समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में, तो आप कह सकते हो कि इसमें आपको जो है सामाजिक संबंध देखने को मिलता है। अरे भाई समाज में आपको क्या देखने को मिलेगा, समाज में जो व्यक्ति रहते हैं वह सामाजिक संबंध के साथ रहते हैं। इसके बाद आपको समाज में सामाजिक क्रियाएं देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है बच्चे, सामाजिक क्रियाएं देखने को मिलती है। आगे आपको जो है यहां पर समाज में सामाजिक समूह देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र माना जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। तो आप लोग ये बात अगर याद रखेंगे तभी ना वहां टिक कर पाएंगे कि समाज शास्त्र का जो क्षेत्र है वह क्या है, तो सामाजिक संबंध स्थापित करना है, सामाजिक क्रियाओं को क्या करना है, तो अंजाम तक पहुंचाना है और सामाजिक समूह को तैयार करना है। समझे कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये भी मोस्ट VBI है। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है कि अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम जो है समाज शास्त्र के अध्ययन या अध्यापन का जो है कार्य प्रारंभ होता है। मतलब अमेरिका में जो सबसे पहली बार, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया ना
कि समाजशास्त्र का अध्ययन जो सबसे पहली बार कहां पर शुरू होता है भाई, तो आपके अमेरिका में शुरू होता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में जो है सबसे पहली बार समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू होता है, तो आप कहोगे सर येल विश्वविद्यालय में। कौन सा विश्वविद्यालय बच्चे? येल विश्वविद्यालय, जो कि आपके अमेरिका में हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेकिन ये तो बात है अमेरिका की, हम तो भारत में है ना जी, तो जब भारत में है तो हमको भारत के बारे में भी जानना चाहिए। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि बताइए भारत में जो है सबसे पहला बार कौन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का पढ़ाई शुरू हुआ था, है कि नहीं? तो आप कहोगे सर बंबई विश्वविद्यालय में। कौन सा विश्वविद्यालय बच्चे? बंबई यूनिवर्सिटी में जो है क्या किया गया था, सबसे पहली बार जो है आपके समाजशास्त्र का अध्यापन शुरू हुआ। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी शुरुआत हो चुकी थी, जो कि आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। कहां पर शुरू हुआ था बच्चे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में, जो कि एक औपचारिक रूप से 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन एक मूल रूप से जो है शुरुआत होती है समाजशास्त्र का अध्ययन बंबई यूनिवर्सिटी से, जो कि आपका 1919 ईस्वी में शुरू होता है बच्चे। कितने ईस्वी में? 1919 ईस्वी में शुरू होता है। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारत का वह कौन सा समाजशास्त्री है जिसको समाजशास्त्र का सबसे पहला उपाधि मिला था। ठीक है, सबसे पहला उपाधि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कहोगे? सर आप कहोगे कि जीएस धुरिये को मिला था। किसको मिला था बच्चे? जीएस धुरिये नाम का एक समाजशास्त्री था, जिसको भारत में समाजशास्त्र के लिए सबसे पहला बार उपाधि प्राप्त हुआ था। समझे कि नहीं? चलिए आगे देखेंगे तो यहां से कुछ और क्वेश्चंस बनेगा। जैसे कि हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बच्चे, तो अगला सवाल कहता है कि समाजशास्त्र की किस प्रकार की प्रकृति है, मतलब जो आपका समाजशास्त्र है उसकी प्रकृति कैसी है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो अगर हम समाज शास्त्रों की बात करेंगे बच्चे, तो समाज शास्त्र जो है एक प्रकार से सामाजिक तौर तरीकों को जब हम देखते हैं तो यहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है, क्योंकि काफी सारी चीजें हमारे समाज में वैज्ञानिक तौर तरीकों से चलता है। वैसे ही आप देखोगे तो यहां पर आपको मानवीय प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, क्योंकि समाज है तो वहां पर मानव होगा ही, और इसके साथ साथ आप यहां पर कलात्मक चीजों को भी देखते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि आपके समाज शास्त्र की जो प्रकृति है, ठीक है, समाज शास्त्र की प्रकृति प्यारे बच्चे क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, वैज्ञानिक, मानवीय और कलात्मक। क्लियर है बच्चे? अगला सवाल देखें हम लोग। अब यहां पर हमने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया है। ठीक है, अब 5 ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग एक बार जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर नजर डाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। आपको क्लास आज छोड़कर नहीं जाना है, समझ गए ना? आज एक ऐसे तरीके से क्लास आपको प्रोवाइड करने वाले बच्चे कि आपको पूरे YouTube पर ऐसा क्लासे नहीं देखने को मिलेगा। और तुम ये क्लास शिद्दत से कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं पेपर तुम्हारा जो है कल बल्ले बल्ले रहेगा। समझे कि नहीं? देखिए क्वेश्चंस यहां पर शॉर्ट टाइप क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से संस्कृति क्या है। अब इस क्वेश्चन को आप जितना मोस्ट वीवीआई लगाना है उतना मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए ये फेमस क्वेश्चन है। संस्कृति क्या है? अब आइए हम लोग संस्कृति को समझते हैं। तो हालांकि अगर संस्कृतियों की बात करेंगे तो किसी भी देश की या किसी भी समाज की संस्कृतियों पर चर्चा होगी तो इसके बारे में सभी व्यक्तियों का अलग अलग तर्क हो सकता है कि नहीं? जैसे मान लो हम भारत के संस्कृतियों की बात करते हैं, तो भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे आप तो जरूरी थोड़े है कि एक सामान्य प्रकार से जो है भारत की संस्कृतियों को बताया गया है, नहीं बताया गया है। काफी सारे विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग प्रकार से अपनी राय रखी। ठीक उसी प्रकार से हम लोग संस्कृति को अलग अलग तरीके से परिभाषित भी करेंगे। देखिए इसको परिभाषित करने वाले व्यक्ति जैसे कि आपके टॉयलर हैं। टॉयलर साहब की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने संस्कृति के बारे में बताया है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, इसके बाद कानून, प्रथा और ऐसी ही दूसरी क्षमताओं और आदतों का क्या होता है, समावेशन होता है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि संस्कृति जो है हमारा इस एक प्रकार से जाल है। संस्कृति क्या है? एक प्रकार से जाल है बच्चे, जिसके अंतर्गत आपको काफी सारी विशेषताएं देखने को मिलती है, जिसमें आपको ज्ञान का विकास देखने को मिलता है, एक विश्वास देखने को मिलता है, और साथ में आप देखोगे तो यहां पर आपको कलात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे, कानूनी प्रथाएं देखने को मिलती, कानून देखने को मिलता है, काफी सारी प्रथा देखने को मिलती है, और भी अलग अलग प्रकार की जो है एक विशेष कौशल जो है आपको संस्कृति में देखने को मिलता है। जैसे आप देखो ना, हमारे भारत की संस्कृतियों की बात कर लेते हैं भैया। हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति एक प्रकार की ऐसी संस्कृति है जो पूरे विश्व में
एक अस्थाई सभ्यता और संस्कृति मानी जाती है। सभी देशों की सभ्यता और संस्कृतियां बदलती रही है, लेकिन हमारे भारत की जो सभ्यता और संस्कृतियां रही है वह हमेशा से ऐसा रहा है। हालांकि जो है चीजें अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना था कि एक समय आएगा जो हमारी सभ्यता जो होगी क्या होगी, तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ, यानी कि एक पश्चिमी सभ्यता की तरफ क्या होगी बच्चे, तो ये मूव कर जाएगी। समझ गए ना। और आज हम लोग देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी जो संस्कृतियां हैं या फिर हमारी जो सभ्यताएं, इसमें परिवर्तन होता हुआ नजर आता है। समझे कि नहीं समझे। तो ये सब चीजें जो है, आपके टॉयलर साहब का कहना क्या है कि संस्कृति एक प्रकार का ऐसा जटिल समग्रता है जिसमें आपको अनेकों प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है। जैसे कि आपका ज्ञान हो जाता है, विश्वास हो जाता है, कला हो जाता है, आचार हो जाता है, कानूनी व्यवस्था हो जाती है, प्रथा हो जाती है कि नहीं। अनेकों प्रकार की प्रथाएं, वो सारी प्रथाएं जो है आपको कहां देखने को मिलती है, तो आपके संस्कृति में देखने को मिलती है। इसी तरह से जो है आपके मैकाइवर साहब ने देखिए क्या परिभाषा दिया है। तो मैकाइवर साहब का कहना है कि संस्कृति हमारे नित्य प्रतिदिन के रहन सहन, साहित्य, धर्म, कला, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले विचारों के ढंग में हमारी प्रकृति की क्या है, तो एक प्रकार से अभिव्यक्ति है। मतलब इनका कहना यह है कि संस्कृति जो है क्या है, तो संस्कृति एक प्रकार से हमारे दैनिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम किस प्रकार से रोज अपने जीवन में रहन सहन दिखाते हैं, हमारा साहित्यिक तौर तरीका क्या रहने वाला है, धर्म और कला का क्या योगदान है, मनोरंजन की स्थितियां क्या है, आनंद की क्या भाव हैं, इन सभी भावों को हम क्या करते हैं अपनी विचारों की ढंग से, इसके ढंग से बच्चे, विचारों के ढंग से जो है एक प्रकार से समावेशन जहां पर देखने को मिलता है, यह समावेशन ही क्या कहलाता है बच्चे, तो संस्कृति कहलाता है। और यह स्टेटमेंट आपके मैकाइवर का कहना है। अब देखो यहां पर दोनों स्टेटमेंट को देखने से यही पता चलता है कि भाई एक प्रकार से हमारा जो संस्कृति है यह एक बहुत बड़ा जाल है और जिसमें काफी सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। समझे कि नहीं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति जो है यह बहुत व्यापक होता है, जो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चे, हमारे जीवन के हर एक पहलू से संबंधित है। अब रहन सहन की बात हो गई तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा रहन सहन बच्चे क्या है, हमारा रहन सहन हमारे जीवन शैली पर आश्रित है कि नहीं। तो उसी प्रकार से साहित्य की बात कर ले, हम धर्मों की बात करते हैं, यह सब हमारे जो है जीवन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात जो हमारी संस्कृति है यह बहुत व्यापक क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि हमारा पूरा जीवन रेखा देखने को मिलती है। यह प्रत्येक समाज में रहन सहन, धर्म, आनंद प्राप्ति के तरीके, कला, इन सभी विशिष्ट तौर तरीकों को क्या करती है, तो बताती है। अर्थात आप कह सकते हो कि दैनिक जीवन में आने वाली सभी वस्तुओं का समावेशन क्या कहलाता है बच्चे, आपका संस्कृति कहलाता है। क्लियर है। दैनिक जीवन में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का समावेशन आप क्या कहोगे, तो संस्कृति कहोगे। ठीक है। आगे देखेंगे तो यह अर्जित व्यवहारों की एक प्रकार से व्यवस्था मानी जाती है, जिसका प्रयोग जो है किसी समाज विशेष के द्वारा होता है। संस्कृति में जो है समस्त रीति रिवाज, प्रथाएं, ये सारी चीजें आपको, जैसे कि रूढ़ियां, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती है संस्कृति में। तो पेपर में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ संस्कृति क्या है, तो आप उम्मीद करूंगा कि आप लोग संस्कृति के बारे में अच्छे तरीके से लिख लोगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो क्या संस्कृति के बारे में ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। अगर चीजें आपको समझ में आ गई है तो हम लोग अगला शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अब ये भी क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे। ठीक है। सेशन आपको हेल्पफुल लगती है, शेयर भी करते जाओ यार, बहुत कम बच्चे लाइव से जुड़े रहते हैं, मजा नहीं आता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइव से जुड़ने की कोशिश कीजिए ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सकेगा। समझे कि नहीं समझे। देखिए आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ और इसकी विशेषता बताइए। अर्थात सामाजिक स्तरीकरण क्या है भैया, नाम से स्पष्ट है, स्तर है ना, लेवल, स्तर यानी कि लेवल, समझ गए ना। तो आपको दिखाना है कि समाज के अंतर्गत जो लेवल होता है ये लेवल क्या है ना, इसका क्या अर्थ होता है और इसकी विशेषताएं किस प्रकार की है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो अगर हम सामाजिक स्तरीकरण की बात करेंगे बच्चे, किसकी बात करेंगे, सामाजिक स्तरीकरण की बात करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्येक समाज जो है, जितना भी समाज होता है, यह समाज आपको व्यक्तियों और वर्गों की श्रेष्ठताओं और उसके निम्नताओं के आधार पर कई स्तर में बटा हुआ है। आप देखते हो ना समाज में, आप देखते होंगे कि ये उच्च वर्ग का लोग है, ये नीच वर्ग का लोग है, ये अमीर वर्ग का लोग है, ये गरीब वर्ग का लोग है कि नहीं। आप लोग इस तरीके का जो विभाजन है, इस तरीके का लेवल जो है अपने समाज में देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता और उसकी क्षमता तथा अधिकार और विशेषाधिकार जो है समान नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जितने भी व्यक्ति हमारे समाज में होते हैं उन सभी व्यक्तियों के अंदर जो है कुशलता,
यानी कि सभी के अंदर एक समान कौशल नहीं हो सकता है, सभी के अंदर जो है एक समान क्षमताएं नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए मैं पढ़ा सकता हूं तो हर व्यक्ति थोड़े ना पढ़ा सकता है। आप स्टूडेंट है, मान लीजिए आपसे जो चीजें हो सकती है क्या वो हर व्यक्ति से हो सकता है? संभव नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग क्षेत्रों में रुचि होता है। तो वही बात यहां पर आपको सामाजिक स्तरीकरण में देखने को मिलता है कि जो भी समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों में क्या होता है, तो एक प्रकार का कौशल देखने को नहीं मिलता, उसकी क्षमताएं एक प्रकार का नहीं होती है, साथ में उसके जो अधिकार होते हैं अधिकार भी समान नहीं है ना। हालांकि अधिकार तो एक समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं हमारे संवैधानिक तौर तरीकों से देखेंगे तो सभी को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन हमारे समाज में आप देखोगे कि अधिकार क्षेत्र भी सभी के लिए अलग अलग है। जैसे उच्च वर्ग के लोग हैं तो उसके लिए एक विशेषाधिकार होता है ना, निम्न वर्ग के लोग हैं तो उसके लिए उसी स्तर का अधिकार होता है। अब मान लो जैसे कि हम बात करें एक शिक्षक की और एक चपरासी की बात करें, किसकी बात करेंगे बच्चे? दोनों तो एक समाज में रहने वाला ही मानव है कि नहीं? लेकिन जब एक शिक्षक कहीं जाता है तो उसको चेयर दिया जाता है, कुर्सी दिया जाता है, बैठिए। अब वहीं पर चपरासी है तो उसको कहता है खड़ा रहो, है कि नहीं? तो ये आप देखते हो कि सभी के अधिकार क्षेत्र सभी को जो है समाज में अलग अलग तरीके से स्तरों पर क्या किया गया है, विभाजित कर दिया गया है। समझे कि नहीं? तो यही आपका एक प्रकार से कहें तो सामाजिक स्तरीकरण है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि सामाजिक स्तरीकरण जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर सामाजिक स्तरीकरण है क्या। समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले जो विभिन्न समूह, जैसे कि आपके उच्च वर्ग हो जाते हैं, निम्न वर्ग हो जाते हैं, बड़े छोटे हो जाते हैं, इन सभी के आधार पर जो है समाज को विभिन्न स्तरों में बांटना ही क्या कहलाता है बच्चे? सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। समझे? चलिए, अगर सामाजिक स्तरीकरण के विशेषताओं की हम बात करेंगे तो विशेषताएं इसमें कई तरह के देखने को मिलती है। जैसे कि सामाजिक स्तरीकरण जो है समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली एक व्यवस्था है, यानी कि हमारे समाज में जो ये सामाजिक स्तरीकरण का जो भाव है, ये भाव काफी व्यापक स्तर पर पाया जाता है, काफी अधिक देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कहने का मतलब है कि हर जनरेशन में ये देखने को मिलती है। जैसे देखिए, अगर कोई राजा का बेटा है तो राजा को जिस प्रकार से सम्मान दिया जाता है वैसे ही जो उसके पुत्र होंगे ना उसको भी सम्मान मिलेगा समाज में। तो वही चीजें देखने को मिलती है आपके सामाजिक स्तरीकरण में कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। समझे? साथ में आप देखोगे सामाजिक स्तरीकरण जो होता है बच्चे, यह व्यक्तियों के बीच की विभिन्नताओं को क्या करती है, तो प्रकार्य ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता को भी व्यक्त करती है। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक स्तरीकरण जो है यह व्यक्ति के बीच में तो विभिन्नता बताती है, यानी कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन उच्च है, कौन नीच है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ये विभिन्नता तो बताती है, साथ में जो है यह समाज की एक विशिष्टता के तौर पर भी सामने निखर कर आती है। आगे देखोगे सामाजिक स्तरीकरण के को जो है विश्वास या विचाराधार द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। समझ गए ना? यानी कि सामाजिक स्तरीकरण जो है यह एक विश्वास के आधार पर और विचारधारा के आधार पर क्या होती है, तो समर्थित होती है। तो ये सब विशेषताएं आपके किसके हो जाएंगे? सामाजिक स्तरीकरण के हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा बच्चे आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन जो अभी शॉर्ट टाइप मैंने बताया कि संस्कृति क्या है और इसके बाद जो आपका सामाजिक स्तरीकरण क्या है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? किसने कहा कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र जो है जुड़वा बहन है? अब स्टार लगा लो क्वेश्चंस पर। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र एक प्रकार से जुड़वा बहन है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? आप कहोगे गुरुजी यह स्टेटमेंट जो है क्रोबर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा बच्चे? क्रोबर के द्वारा। अब इस तरह से जो है आपको समाज शास्त्र और मानव शास्त्र से रिलेटेड कई सारे स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है, ठीक है, जो भी आपके सामाजिक मानव शास्त्र हैं, सामाजिक मानव शास्त्र को समाज शास्त्र का शाखा माना है किसने? ठीक है, समाज शास्त्र का शाखा जो है सामाजिक मानव शास्त्र को किसने माना है? तो आप कहोगे सर यह जो है रेडफील्ड के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया बच्चे? रेडफील्ड के द्वारा। अब परीक्षा में आता है कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा सामाजिक मानव शास्त्र को समाज शास्त्र का शाखा किसने कहा, तो आप क्या कहोगे? सर रेडफील्ड ने कहा। आगे देखिए क्वेश्चन यहां से और बन सकता है, जैसे कि आपका जो समाज शास्त्र है, ठीक है, क्या है बच्चे? जो आपका समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र, और इसके बाद जो है आपका मानव शास्त्र, ठीक है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समाज शास्त्र जो है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर इसको जो है सिद्धांत के आधार पर हम अलग करना कठिन कह सकते हैं। यह किसने कहा था? तो क्रोबर साहब का ही कहना था कि समाज शास्त्र को मानव शास्त्र से जो है सिद्धांत के आधार पर अलग करना काफी कठिन है। समझे कि नहीं? चलिए आगे देखेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि अर्थशास्त्र को, ठीक है,
अर्थशास्त्र को समाज शास्त्र का शाखा किसने कहा है? तो अर्थशास्त्र को प्यारे बच्चे समाज शास्त्र का शाखा किसने कहा था? थॉमस साहब ने कहा था। यह सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि हम समाज शास्त्रों की बात करते हैं तो यहां पर देखिए, समाज शास्त्र एक प्रकार से ऐतिहासिक तौर पर भी देखा जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि इतिहास जो है यह मानव अनुभव एवं मानव प्रकृति का मूर्त है। ठीक है, क्या पूछेगा? मानव अनुभव, मानव अनुभव और इसके बाद प्यारे बच्चे जो है मानव प्रकृति। ठीक है, मानव अनुभव और मानव प्रकृति, इस दोनों का क्या है? इतिहास तो मूर्त है। और यह बात किसने कहा था? तो यह बात जो है पार्क के द्वारा कहा गया। ठीक है, पार्क एक समाजशास्त्री थे जिसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। जैसे क्या याद रखोगे आप लोग? याद रखोगे कि मानव शास्त्र जो है, ठीक है, मानव शास्त्र जो है यह समाज शास्त्र का एक शाखा है, रेडफील्ड के द्वारा कहा गया था। इसके बाद देखिए, आपका जो समाज शास्त्र और मानव शास्त्र है इसको सिद्धांत के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। यह किसने कहा था? क्रोबर के द्वारा कहा गया था। इसके बाद अर्थशास्त्र को जो है समाज शास्त्र का शाखा किसने माना है? तो थॉमस ने माना है। फिर आप देखोगे इतिहास जो है यह मानव अनुभव और मानव प्रकृति का एक मूर्त विज्ञान है। यह किसने कहा था बच्चे? तो पार्क ने कहा था। समझे कि नहीं? तो ये इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला सवाल देखेंगे। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है, किसने कहा कि समाज जो है यह संघर्ष मिश्रित सहयोग है? अब प्यारे बच्चे, संघर्ष मिश्रित सहयोग जो है समाज को किसने बताया था? समझ गए? तो यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे आपके जो है मैकाइवर और पेज साहब के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मैकाइवर और पेज साहब का कहना था कि समाज जो है यह संघर्ष मिश्रित सहयोग है। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम किंग्सले डेविस की बात करते हैं तो किंग्सले डेविस का एक पुस्तक याद रखिएगा जो कि आपसे पूछा आ सकता है, ह्यूमन सोसाइटी। क्या याद रखोगे बच्चे? ह्यूमन सोसाइटी नाम का पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर किंग्सले डेविस के द्वारा लिखा गया है। समझे? इसके बाद देखिए आगे यहां पर मैकाइवर और पेज की बात करते हैं तो इसका भी एक पुस्तक याद रखिएगा। इसका पुस्तक क्या था? सोसाइटी नाम का पुस्तक था। ठीक है, सोसाइटी नाम का पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर मैकाइवर और पेज के द्वारा लिखा गया है। समझे ना? चलिए आगे देखेंगे, यहां पर कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चंस यहां से बन सकता है कि जो समाज है आपका, ठीक है, समाज व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। यह किसने कहा? समाज जो है बच्चे समाज व्यक्ति की विभिन्नता से क्या है? विभिन्नता से क्या है? तो भिन्न है। ठीक है, या वास्तविकता से क्या है बच्चे? वास्तविकता से भिन्न है। यहां पर कर लो। ठीक, देखो वास्तविकता से क्या है बच्चे? वास्तविकता से भिन्न है। तो आप क्या कहोगे? तो यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट जो है आपके दुर्खिम साहब के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा कि समाज जो है यह व्यक्ति की वास्तविकता से क्या है? तो बिल्कुल भिन्न होता है। और ये स्टेटमेंट दुर्खिम साहब के द्वारा कहा गया। समझे कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है कि समाज का निर्माण किसके द्वारा होता है? अब बताओ, समाज का निर्माण, आप लोग भी तो समाज में रहते हो, आंसर तो कर ही सकते हो। बताइए, व्यक्तियों के द्वारा समाज का निर्माण होता है या व्यक्तियों के समूह से होता है, फिर व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं से, या फिर आमंड से? तो इसमें हमको पता है ज्यादातर बच्चा कहेगा कि सर व्यक्तियों के समूह से ही तो समाज बनता है, क्योंकि समाज में तो काफी सारे व्यक्ति होते हैं, है कि नहीं? लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलती। तो कहोगे क्या होगा सर जी? तो देखिए, समाज का निर्माण जो है प्यारे बच्चे आपके समूह की अंतरक्रिया से होती है। किससे होती है बच्चे? समूह के अंतःक्रिया से जो है आपके समाज का निर्माण होता है। अब देखो, समाज की बात हो रही है तो आइए हम लोग समाज के विशेषता के बारे में जानते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से जो है कौन समाज की विशेषता नहीं है ना? तो आपको याद रखना है समाज की विशेषता के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं। जैसे आपका जो समाज है बच्चे, इसमें आप देखोगे समानता और जो असमानता है। ठीक है, समानता और असमानता यह समान प्रकार से देखा जाता है। समझ गए ना? जैसे कि समाज में हम क्या कहते हैं, जैसे लोगों के बीच में समानता भी व्यक्त कर लेते हैं और असमानता भी जो है हमारे समाज में देखने को मिलती है। तो समाज में आप इस दोनों चीजों को पाते हैं। यह समाज की क्या है? एक विशेषता है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको समाज में सामाजिक संबंध देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे? सामाजिक संबंध, चाहे हम किसी भी तरीके से लोगों से जुड़े हो, है ना, चाहे वो हमारा दोस्त हो या चाहे हमारा दुश्मन हो, है कि नहीं, फिर भी हमारा क्या होता है? समाज के अंदर जो है एक प्रकार से सामाजिक संबंध होता है लोगों में। इसके बाद आगे देखोगे तो आपको समाज में देखने को मिलेगा कि हम एक दूसरे को यहां पर अच्छे तरीके से जान पाते हैं। मतलब यहां से हमें क्या होता है? एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, लोगों को जानने की प्राप्ति, है ना।
जो चीजें आप देखोगे, काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको किताबों में देखने को नहीं मिलती, लेकिन समाज में रहने वाले लोग, हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन का जो सबसे प्रमुख हिस्सा होता है ना बच्चे, वह आपको इन्हीं सभी चीजों से देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि समाज के अंदर हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, जहां पर हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, समझे कि नहीं। और इसके साथ साथ इसकी और भी विशेषताएं हैं कि यहां पर जो हमारा जीवन होता है यह बिल्कुल सामान्य अवस्था में होता है, मतलब हम एक नॉर्मल तरीके से समाज में रहकर अपना जीवन जी सकते हैं, समझे कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल यहां से कहता है कि द लिटिल कम्युनिटी नाम का पुस्तक किसने लिखा है? द लिटिल कम्युनिटी। अब देखिए, अगर द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक की बात करेंगे तो आपका जवाब होगा सर इसको रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया बच्चे? तो 1956 ईस्वी में लिखा गया, समझ गए। ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि यही पूछेगा कि भाई द लिटिल कम्युनिटी नाम का पुस्तक किसने लिखा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है ना कि द लिटिल कम्युनिटी नाम का पुस्तक जो है ये कब लिखा गया, तो आप क्या कहोगे? सर 1956 ईस्वी में लिखा गया, समझे कि नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल यहां से कहता है कि किस विचार ने समुदाय को सभ्यता की नैतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया है? मतलब अब यहां पर किसका विचार ऐसा रहा जिसने बताया कि सभ्यता की जो नैतिक इकाई है, ठीक है, समुदाय जो भी है यह सभ्यता का एक नैतिक इकाई है, यह किसने बताया था? तो आप कहोगे सर बोडिन साहब के द्वारा बताया कि समुदाय जो है यह क्या है, तो सभ्यता का एक नैतिक इकाई है। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के लिए। देखिए हम समुदाय की बात कर रहे हैं बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर समुदाय की बात कर रहे हैं। तो आओ मैं आपको थोड़ा सा समुदाय की विशेषता के बारे में बताता हूं। समुदाय का क्या विशेषता होता है? तो समुदाय में आप देखोगे यहां पर आपको सामुदायिक भावना देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है बच्चे? समुदाय, यहां पर आपको सामुदायिक भावना देखने को मिलती है। जीवन यहां पर हमारा बिल्कुल सामान्य होता है बच्चे। क्या होता है? जीवन बिल्कुल सामान्य होता है। और यहां पर समुदाय में क्या होती है, तो व्यक्तियों का समूह देखने को मिलता है। किसका समूह होता है बच्चे? व्यक्तियों का एक समूह देखने को मिलता है, समझे ना। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं? समुदाय के विशेषता हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर समुदाय जो है, इसके साथ साथ आप याद रख सकते हो नगरीय समुदाय के बारे में, क्योंकि परीक्षा में आपसे नगरीय समुदाय पिछले साल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। जैसे कि आपके पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे कि आपका जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, इस सब में यहां से क्वेश्चन आया था नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय की जो विशेषता है बच्चे वो कौन कौन सा है? तो इसमें आप देखोगे, चलिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लेते हैं। नगरीय समुदाय देखिए, अगर नगरीय समुदाय की बात करेंगे बच्चे, तो नगरीय समुदाय की जो विशेषता रही है, इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलता है समाज के अंदर सामाजिक गतिशीलता। क्या देखने को मिलता है बच्चे? सामाजिक गतिशीलता आपको देखने को मिलती है। इसके बाद देखोगे तो यहां पर इसकी और विशेषताएं, जैसे कि कुछ भी चीजें यहां पर होती है तो वह तर्क प्रधान होता है, ठीक है। अर्थात यहां पर हमारा जो जीवन होता है बच्चे, वह तर्क प्रधान होता है। इसके बाद आपको यहां पर समाज में जो है, ठीक है, जो भी नगरीय समुदाय है, उन सभी समुदाय में आपको जो है काफी सारे आर्थिक वर्ग के लोग देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के आर्थिक वर्ग के लोग देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब आपको याद रखना है जो कि नगरीय समुदाय की विशेषता है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है यह नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? तो इसमें 3 ऑप्शन ही रहेगा, चौथा कोई दूसरा रहेगा, तो आपको आराम से कर लेना है, समझे कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यहां पर पुस्तक की बात हो रही थी, तो चलो एक और पुस्तक का नाम आपको नोट कराया देता हूं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहां पर आप लोगों को याद रखना है द रूरल कम्युनिटी नाम का पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। द रूरल कम्युनिटी नाम का पुस्तक किसने लिखा है? तो बच्चे आप कहोगे सर द रूरल कम्युनिटी नाम का पुस्तक जो है यह किसके द्वारा? तो आपके सैंडरसन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सैंडरसन की पुस्तक है द रूरल कम्युनिटी, समझे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए। 5 क्वेश्चंस पहले किए थे, 5 क्वेश्चंस अभी। अब यहां पर हम लोगों को फिर से एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करना है। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहां पर क्या है बच्चे? देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सिंपली कहता है क्वेश्चंस कि भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब भारत की जो समाज है उसकी क्या विशेषताएं हैं, हमें इसके बारे में बताना है। यह भी क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं भारत के समाज की विशेषता के बारे में। जैसे कि देखोगे हमारे भारत के संविधान की जब विशेषताओं की बात होगी तो यहां पर आपको सबसे पहले वर्ण व्यवस्था देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्थाओं को अगर हम समझेंगे ना तो हमको इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जैसे कि वैदिक कालों की बात कर लेते हैं, यह आपको वर्ण व्यवस्था जो है वैदिक काल में ही देखने को मिला।
जब वैदिक काल में 4 वेद लिखा गया था, जिसमें सबसे पहला वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो आपका 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, और इस पुरुष सूक्त के एक मंत्र से जो है आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। समझ गए? किसके बारे में जानकारी मिलती है बच्चे? पुरुष सूक्त के एक मंत्र से जो है आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें आपने पूरे समाज को, पूरे व्यक्तित्व को क्या किया गया है, तो 4 वर्णों में बांटा गया बच्चे। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। कौन कौन सा वर्ण है बच्चे? तो ब्राह्मण है, इसके बाद क्षत्रिय है, इसके बाद आपका वैश्य है, और इसके बाद क्या है, तो आपका शूद्र है बच्चे। ये 4 वर्णों में हमारे क्या किए गए हैं, तो जनजातियों को बांटा गया है। अब जनजातियों के 4 वर्णों की बात करेंगे, तो जिसमें आपका जो ब्राह्मण है, ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण जो है प्यारे बच्चे, यह क्या है, तो आत्मा के सुख के रूप में, ब्रह्मा के आत्मा के सुख के रूप में है। इसके बाद जो है आपका जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्णों की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के बाहुओं से होता है। इसके बाद आपका जो वैश्य है वह ब्रह्मा के जंघाओं से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। और जो शूद्र है प्यारे बच्चे, शूद्र लोग जो है यह विराट रूप से भगवान के चरणों से जन्मे हुए हैं, मतलब पांव से जन्मे हुए हैं। समझे कि नहीं? किससे जन्मे हुए बच्चे? तो देखो यहां पर चारों का नाम याद रखेंगे। जैसे ब्राह्मण की बात करें तो ब्रह्मा का जो है जन्म यह किससे, तो ब्राह्मण का जन्म जो है यह ब्रह्मा के मुख से हुआ है। किससे हुआ बच्चे? ब्रह्मा के मुख से हुआ। इसके बाद जो आपका क्षत्रिय है, क्षत्रिय का जन्म जो है आपका कहां से होता है? ब्रह्मा के बाहु से, बाहु मतलब भुजा, ठीक है। इसके बाद जो वैश्य है उसका जन्म कहां से होता है? तो आपके जो है ब्रह्मा के जंघाओं से होता है। और जो आपका शूद्र है उसका जन्म कहां से होता है? तो ब्रह्मा जी के चरणों से होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे समाज को क्या किया गया, भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया है। समझे? इसमें उसके कार्य क्षेत्र भी अलग है ना? क्या किया गया है? कार्य क्षेत्र और सत्ता का भी विभाजन कर दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आश्रम व्यवस्था। अब ये आश्रम व्यवस्थाएं क्या है प्यारे बच्चे? तो व्यक्तियों की जो आयु है इसको 100 वर्षों तक माना गया। हालांकि औसतन आयु जो है पहले 100 तक थी, अब धीरे धीरे ये कमती हुई 60 के पास आ गई है। किसके पास आ गई है? औसतन आयु अभी मानव का कितना है बच्चे? 60 वर्ष है कि नहीं? ये प्रमाणिक तौर पर बताया गया। और वैसे ही बात करेंगे तो आपका जैसे कि यहां पर बताया जाता है, जब वर्ण व्यवस्थाओं को या फिर आश्रम व्यवस्थाओं को क्लासिफाइड किया गया था उस समय बच्चे क्या होता है, तो हमारे जितने भी यहाँ पर व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों की जो आयु मानी गई थी वो कितने वर्ष मानी गई थी? 100 वर्ष। और इस 100 वर्षों को क्या किया गया था? 4 आश्रमों में विभक्त कर दिया गया था, जिसमें सबसे पहला आश्रम क्या था? तो ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है बच्चे, क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा था गृहस्थ आश्रम, और तीसरा था गृहस्थ, और चौथा क्या था बच्चे? वानप्रस्थ। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के क्या थे? तो 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्थाओं को बनाया गया था, जिसमें हमारे समाज को बांटा गया था। इसमें आप देखोगे कि जो 3 आश्रम है, 3 आश्रम को लोगों को निभाते निभाते क्या होता था, तो चौथा व्यक्ति जो है संन्यास आश्रम की तरफ जो है अपना जीवन बिताना शुरू कर देता था। और जब संन्यास आश्रम में अपना जीवन बिताते थे, फिर आपने जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेते थे। समझे? आगे देखेंगे जाति व्यवस्थाओं की बात करेंगे, तो जाति व्यवस्था हमारे भारतीय समाज में जो है अनगिनत प्रकार की जातियां देखने को मिलती है। उस जातियों में भी काफी सारे उपजातियां देखने को मिलती है। समझे कि नहीं? तो जातियों की विविधता जो है हमारे भारतीय समाज में काफी ज्यादा है। समझे? इसके बाद पुरुषार्थों की बात करेंगे बच्चे, तो पुरुषार्थ जो है ये 4 प्रकार के माने जाते हैं। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकता है, याद रखिएगा। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये क्या है बच्चे? तो आपके पुरुषार्थ हैं। समझे? इन चारों को जो है पुरुषार्थ माना गया। और फिर हिंदू जीवन का जो सार है, इसको हिंदू जीवन का सार भी माना गया है। साथ में पुरुषार्थ जो है बच्चे, ठीक है, पुरुषार्थ मानव व्यवहार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। पुरुषार्थ क्या करता है बच्चे? मानव व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है कि भारतीय समाज की जो विशेषताएं रही है, कौन कौन सा रहा है? पहला वर्ण व्यवस्था, दूसरा आपका आश्रम व्यवस्था, तीसरा आपका जाति व्यवस्था, और चौथा आपका पुरुषार्थ। ये चारों व्यवस्थाएं, चारों विशेषताएं जो है आपकी किसकी है? भारतीय समाज की है। आगे बढ़िए, आगे हम लोग देखेंगे एक और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो चौथा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से बच्चे समुदाय से आप क्या समझते हैं, या समुदाय किसे कहते हैं, है ना? ये भी मोस्ट बीबीआई लगाइए आप। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, या समुदाय क्या है? समुदाय को परिभाषित करिए या इसका अर्थ बताइए। कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे, कैसे परिभाषित करोगे भाई? समुदाय की बात करेंगे बच्चे, तो देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी। क्या कहते हैं बच्चे? कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी शब्द है, यह आपके लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना हुआ है। एक तो आपका हो जाता है कम, ठीक है, कम, और एक हो जाता है आपका म्यूनिस। ठीक है, कम और म्यूनिस।
कम का मतलब यहां पर क्या होता है बच्चे, तो कम का मतलब होता है एक साथ। कम का मतलब क्या होता है, एक साथ होता है। और म्यूनिस का मतलब होता है सेवा करना, अर्थात कहें तो एक साथ मिलकर सेवा करना ही क्या है, समुदाय है। समुदाय का अर्थ समझ गए क्या होता है, समुदाय का शाब्दिक अर्थ हो जाता है आपका एक साथ मिलकर सेवा करना। अर्थात विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है समुदाय के बारे में वैसे तो अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। चलिए हम इस परिभाषाओं को जब देखेंगे तो यहां से हमें समुदाय के बारे में विशेष रूप से जानकारी देखने को मिलेगी। हालांकि हम लोग एक मोटे तौर पर कहे तो आप समुदाय के बारे में इतना बात याद रख सकते हैं कि समुदाय जो होता है बच्चे, ये क्या होता है, तो समुदाय जो है यह एक प्रकार से एक साथ मिलकर के सेवा करने का भाव होता है। चलिए आगे देखेंगे हम इसके संबंध में जो परिभाषाएं दी गई है, इसमें सबसे पहला परिभाषा आपका जिन्स वर्ग का है। देखिए जिन्स वर्गों की बात करते हैं तो इनके द्वारा कहा गया कि समुदाय का अर्थ जो है यह सामाजिक प्राणियों का वह समूह समझना चाहिए जो कि एक सामान्य जीवन व्यतीत करता हो, उस सामान्य जीवन में अनेक निर्माण करने वाले तथा उसके परिणाम स्वरूप अनेक विभिन्न और जटिल संबंध जो है समाविष्ट होते हैं। कहने का मतलब इनका यह था जिन्स वर्ग का कि समुदाय जो है एक प्रकार के समुदाय के अर्थों को जब समझेंगे तो यहां पर इनके द्वारा कहा गया कि सामाजिक प्राणियों का यह एक समूह होता है। समुदाय क्या होता है बच्चे, सामाजिक प्राणियों का एक समूह होता है जिसके अंतर्गत जो है क्या होती है, तो एक सामान्य प्रकार से जो है लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, जो भी प्राणी है एक सामान्य रूप से अपना जीवन बिताते हैं, साथ में उनके द्वारा जो कुछ भी निर्माण कार्य किए जाते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो भी आपकी विभिन्नताएं या फिर जटिलताएं देखने को मिलती है, उन सभी का समावेशन, उन सभी का जो समाविष्ट है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो समुदाय कहते हैं। यह आपका जिन्स वर्ग का कहना है। वहीं पर मैकाइवर साहब का कहना है कि जब किसी समूह के सदस्य, चाहे वह समूह छोटा हो या फिर बड़ा हो, ठीक है, इस प्रकार एक साथ रहते होंगे तो उनका एक साथ रहना क्या है, तो किसी विशेष प्रयोजन या किसी विशेष स्वार्थ से नहीं होता, वरन उनके साथ साथ रहने की आधारभूत बात भी एक सी होती है। तब हम जो है उसको क्या कहते हैं, तो समूह या समुदाय कहते हैं। ठीक है, देखिए समुदाय के बारे में मैकाइवर और पेज साहब का कहना क्या है। इनका कहना यह है कि देखो जैसे मान लो चाहे वो छोटा समूह हो, बड़ा समूह हो, समझे ना, इसमें जो लोग रहते हैं वह ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने फायदे के लिए रहता है, अपने स्वार्थ के लिए रहता है, किसी विशेष स्वार्थ के लिए रहता है। ये सभी एक दूसरे के सहयोग के भाव से जब इस प्रकार का समूह या संगठन बनाता है, समझ गया ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, तो यह समुदाय कहलाएगा। समझे कि नहीं? तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे कि आप लोगों को समुदाय की परिभाषाएं जो है अच्छे से समझ में आ गया कि समुदाय आखिर होता क्या है। चलिए अगर चीजें समझ में आ रही है तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि गुरुजी हम लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अब संस्था की बात हो रही है, ये शब्द जो है सबसे पहला बार किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया। आप कहोगे सर सबसे पहला बार जो है संस्था शब्द का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं तो भाई साहब यह किस पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग किए थे, तो इसका एक पुस्तक है जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या नाम है बच्चे, फर्स्ट प्रिंसिपल नाम का जो है क्या है बच्चे, तो इसका एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने क्या किया था, संस्था शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। समझे, अगर संस्था की बात करते हैं तो संस्था की काफी सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। संस्थाओं के विशेषता पर ध्यान देंगे तो इसमें आप देखोगे कि इसमें आपको जो है सामूहिक स्वीकृति देखने को मिलती है। संस्था क्या है प्यारे बच्चे, तो यह एक प्रकार से सामूहिक स्वीकृति के आधार पर तैयार होता है। इसके बाद देखोगे तो आपका जो संस्था है इसमें आपको काफी सारे सांस्कृतिक उपकरण देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चे, सांस्कृतिक उपकरण देखने को मिलते हैं। आगे देखोगे तो इसमें आपको नियमों की व्यवस्था होती है ना। कोई भी संस्था जैसे मान लीजिए कोचिंग ही चलाते हैं तो वह भी तो एक संस्था है ना जी, तो वहां पर नियम होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहीं पर क्या होता है भाई साहब, संस्था जो है यहाँ पर आपको नियमों का संग्रह देखने को मिलता है, नियमों की व्यवस्थाएं होती है, यहाँ पर काफी सारे सांस्कृतिक उपकरण होते हैं और कोई भी संस्था जो तैयार किया जाता है वो सामूहिक स्वीकृति के आधार पर होता है जिसमें सभी की भागीदारी होती है। समझे, अब देखो संस्था के बारे में काफी सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। आइए हम कुछ स्टेटमेंट को जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे संस्था की, किसकी बात कर रहे हैं, संस्था की बात कर रहे हैं, तो संस्था जो है बच्चे यह सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। किसकी इकाई है बच्चे, सांस्कृतिक व्यवस्था की क्या है, सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई जो है यह संस्था को किसने माना है, आप कहोगे सर ग्लीन एवं ग्लीन के द्वारा माना गया है।
किसके द्वारा बच्चे? ग्लीन एवं ग्लीन जी के द्वारा कहा गया कि संस्था जो है यह एक प्रकार से सांस्कृतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसके बाद देखिए आपका जो अशोक चक्र है, ठीक है, अशोक चक्र के बारे में जानते हो ना, बताइए तो एक बार कमेंट करके अशोक चक्र क्या है। तो अशोक चक्र जो है बच्चे इसका संबंध किससे है? तो आप कहोगे अशोक चक्र का संबंध जो है संस्था से है। समझे? चलिए आगे एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि फोकवेज नाम का पुस्तक किसकी है? फोकवेज, ठीक है, फोकवेज नामक पुस्तक जो है बच्चे ये किसने लिखा है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? समनर के द्वारा लिखा गया। फोकवेज नाम का पुस्तक किसने लिखा बच्चे? समनर साहब जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये सारी बातें अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्य को महासमिति किसने कहा है? अब राज्य को महासमिति की संज्ञा देने वाले व्यक्ति जिसका नाम क्या है बच्चे? तो मैकाइवर, ठीक है, मैकाइवर साहब के द्वारा कहा गया कि राज्य जो है यह एक महासमिति है। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए यहां पर कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूं, जैसे कि यहां पर बोगार्डस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे? बोगार्डस की बात करते हैं। तो इनके द्वारा जो है समिति के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया था। किसके बारे में? समिति के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया और इन्होंने कहा कि जो समिति होता है यह किसी भी साधारण, ठीक है, कोई भी एक साधारण या फिर किसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किसकी पूर्ति के लिए? किसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या फिर किसी साधारण कामों की प्राप्ति के लिए जो है एक साथ मिलकर काम करने वाली जो संस्था होती है वह क्या होती है बच्चे? तो समिति होती है। समझे ना? यह स्टेटमेंट आपके बोगार्डस के द्वारा दिया गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है प्राथमिक समूह की अवधारणा निम्नलिखित में से किस समाज शास्त्री ने प्रस्तुत किया है? अब सामाजिक समूह, ठीक है, सॉरी प्राथमिक समूह का जो कंसेप्ट है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो आप कहोगे सर यह जो है आपके कूले साहब के द्वारा किया गया है। ठीक है, कूले साहब के द्वारा सबसे पहली बार प्राथमिक समूह की अवधारणा दी गई, जो कि किस पुस्तक के माध्यम से दिया था इन्होंने? तो आप कहोगे सर सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के माध्यम से। किसके माध्यम से? सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम का पुस्तक था जिसके माध्यम से इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणाएं दी। यह पुस्तक कब आता है बच्चे? तो आपका 1909 ईस्वी में आता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम का पुस्तक कब आता है? 1909 ईस्वी में आता है। अब देखो प्राथमिक समूह की बात है ना, तो यहां पर कई सारा क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि देखिए वह कौन से ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि वैसा समूह जो द्वितीयक है, ठीक है, जो समूह द्वितीयक होगा वह जो है कभी भी प्राथमिक समूह नहीं हो सकता है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहोगे सर बिरस्टीड साहब के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा बच्चे? बिरस्टीड साहब के द्वारा कहा गया कि जो समूह क्या है तो द्वितीयक है, वह समूह कभी भी जो है क्या नहीं हो सकता है? तो प्राथमिक समूह नहीं हो सकता है। समझ गए? इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा, जैसे कि यहां पर द्वितीयक समूह की बात हो रही है, तो द्वितीयक समूह को जो है बच्चे, ठीक है, द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने कहा था? द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने कहा था बच्चे? तो आप कहोगे सर यह स्टेटमेंट जो है लैंडिस ने कहा था। किसने कहा था बच्चे? लैंडिस साहब के द्वारा बताया गया कि द्वितीयक समूह जो है यह एक प्रकार से शीत जगत है। ठीक, चलो अगला यहां से देखेंगे और क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि क्वेश्चनों की बात करेंगे बच्चे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दिया? ठीक है, संदर्भ समूह की अवधारणा, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दिया बच्चे? तो आप कहोगे सर यह जो कंसेप्ट है यह हाइमेन के द्वारा दिया गया सबसे पहली बार। ठीक है, सबसे पहली बार बच्चे जो है यह आपके संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दिया था? तो आप कहोगे सर हाइमेन साहब के द्वारा दिया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि अंतः समूह शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किसने किया? है ना, अंतः समूह शब्द जो है इसका सबसे पहला बार प्रयोग किसने किया भाई? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप कहोगे सर समनर ने किया था। किसने किया था? समनर साहब ने किया था। समझे कि नहीं? तो इस तरह से चीजें आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। आप इसको जब 2-3 बार रिपीट करके देखोगे ना, तो चीजें आपको अच्छे तरीके से ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है स्तरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? अब प्यारे बच्चे जो आपका स्तरीकरण है, ठीक है, स्तरीकरण जो है यह कैसा प्रक्रिया है? सरल है, जटिल है, नीरस है, विराट है? तो आप कहोगे सर स्तरीकरण जो है स्तर जब ये होगा तो जटिल होगा, है ना, लेवल जब ये बढ़ेगा तो भाई साहब क्या होगा? जटिल होगा, कठिन होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीजें याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखो यहां से क्या क्या बन सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्तरीकरण की, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताइए सामाजिक विभिन्नता ही क्या है? तो सामाजिक स्तरीकरण है। ठीक, सामाजिक विभिन्नता,
समाज के अंदर जो विभिन्नता देखने को मिलती है, समाज के अंदर जो है आपको विभिन्नता देखने को जो मिलती है, यही सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। और यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया बच्चे? तो आप कहोगे सर यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया? तो मार्टिन न्यूमेयर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? मार्टिन न्यूमेयर के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि आपका जो सामाजिक विभिन्नता है यही सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। इसके बाद देखोगे तो यहां पर कुछ और स्टेटमेंट बन सकते हैं, जैसे सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार आर्थिक को किसने माना है? ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार आर्थिक को किसने माना? तो आप कहोगे सर कार्ल मार्क्स के द्वारा माना गया। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब यहां पर चीजें मैं लिख नहीं पा रहा हूं पूरी अच्छे तरीके से, तो आप लोग हमारी बातों को सुनकर जो है क्या करेंगे, चीजों को लिख लीजिएगा, पेपर तक याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन है बच्चा, तो स्वाभाविक सी बात है स्पेस की कमी होती है, समझे कि नहीं। चलिए यहां पर अगला सवाल देखेंगे, कहता है किस विद्वान ने संस्कृति को एक अनोखी मानव घटना माना है? एक अनोखी मानव घटना यह किसके द्वारा माना गया? संस्कृति का। ठीक है, तो संस्कृति को एक अनोखी मानव घटना जो है हबल साहब ने माना था, समझे। चलिए आगे देखेंगे, यहां पर जैसे कि लिंटन की बात करते हैं, इसकी एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ मैन। क्या याद रखोगे? द स्टडी ऑफ मैन नाम का पुस्तक इसने लिखा था। ठीक है, इसके बाद लॉबी साहब की बात करते हैं, तो इन्होंने जो है संपूर्ण सामाजिक परंपरा जो है क्या है? संपूर्ण सामाजिक परंपरा जो है यह किसको बताया? संस्कृति को बताया। ठीक है, किसको बताया बच्चे? संस्कृति को बताया है, और यह आपके लॉबी साहब ने बताया। तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। देखिए 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अभी तक आपको लगभग 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं। हालांकि देखिए सोशियोलॉजी के लिए मैंने इतने सारे क्लासेस ले रखा है, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा वहां से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से मिल जाएगी आपको। आगे चलिए बच्चे, तो जैसे कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आपको ये 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे कि समाज शास्त्र की परिभाषा दे तथा मानव शास्त्र से इसके संबंध को स्पष्ट करिए, मोस्ट वीवीआई रहेगा। ठीक है, इसके बाद संस्कृति के तत्वों का वर्णन करिए, यह भी आपके लिए मोस्ट वीवीआई रहेगा। समिति को परिभाषित करें, यह संस्था से किस प्रकार भिन्न है, यह भी मोस्ट वीवीआई है। सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित करें तथा इसकी विशेषता को बताइए, यह भी मोस्ट वीवीआई है। और एक आखिरी क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के एक कारक के रूप में जो है क्रांति का वर्णन करें, ये भी मोस्ट वीवीआई है। ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लो, 3 क्वेश्चन थोड़ा पेपर में पक्का देखने को मिलेगा, समझे कि नहीं समझे। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इसका आंसर कैसे तैयार करोगे भैया, तो आप देखो समय बहुत कम है, नहीं तो मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करवा देता। हालांकि कई सारे टॉपिक पर आपको हमारे इस चैनल पर क्लास देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप लोग किसी भी बुक वगैरह का सहारा लेकर के या फिर गूगल वगैरह का सहारा लेकर इस चीजों को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन से चीजों को यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छी से सारी चीजें यादें हो जाएगी। अब वैसे तो समाज शास्त्र के बारे में काफी सारा चीज बताया है हमने, अभी संस्कृति के बारे में भी बताया, समिति के बारे में भी अभी बहुत सारी चीजें बताए हैं, सामाजिक नियंत्रण के बारे में भी और सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी काफी सारी चीज बताया ही है अभी, है कि नहीं। तो चलिए बच्चे, आज के क्लास का जो यहां पर टॉपिक रहा था, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट टाइप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्या ये तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? एक बार आप लोग कमेंट में टाइप कर देना फटाफट से। अगर चीजें अच्छे से समझ में आई है बच्चे तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट देखने के बाद जो है ना हमारा दिल को बड़ा तसल्ली मिलता है भाई। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करना जरूर कि कैसा लगा आज का क्लास। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगती है तो बस आप लोगों से छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर यूनिवर्सिटी के बच्चों तक क्लास को पहुंचाइए, ताकि सारे बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ना यूट्यूब पर सबसे खतरनाक तरीके से जो है क्लास मिल सकेगी। ठीक है, सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और आप भी चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है ना हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करना। ठीक है, विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।